नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम पेपर लेकर आए हैं, वो है ईपीएफओ में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट निकली है, उसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे। 2021 का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियो में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे 2017 में जो पेपर हुआ था उसका पार्ट फर्स्ट वीडियो है, तो और भी पार्ट इसके आएंगे क्योंकि इसमें कुछ ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो आप gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 2021 का फुल पेपर, और आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आंसर की के साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था कि सीडी रोम क्या है। तो देखिए, सीडी रोम का सबसे पहले फुल फॉर्म ही आपको पता होना चाहिए। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, यानी कि ROM का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो रीड ओनली मेमोरी होता है, और सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर RAM का पूछा जाए कि फुल फॉर्म क्या होता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सीडी रोम क्या है, तो ये एक तरह का जो है सेकेंडरी मेमोरी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, और यहाँ पर देखिए आंसर आप देख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ए होगा, सेकेंडरी मेमोरी। और इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 640 MB होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, और इसको हम ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, WAP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। तो देखिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें EPFO में आते हैं करीब 5 से 10 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन तो फिक्स होता है, तो इसको भी आप लोगों को तैयार करके जाना होता है। तो WAP का फुल फॉर्म है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। इसी तरह से देखिए, LAN पूछा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। WAN जो है आपको पूछा जाता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद जो है आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, MAN। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ब्लूटूथ तकनीक प्रबंध करती है, तो ब्लूटूथ आपने ज़रूर जो है इस्तेमाल किया होगा फ़ोन में। तो ब्लूटूथ तकनीक जो होती है वो क्या करती है, तो देखिए, छोटी दूरियों पर रखे हुए विभिन्न यंत्रों या उपकरणों के बीच बेतार संपर्क का साधन है, यानी कि बिना तार के संपर्क का साधन है, वो भी छोटी दूरियों के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, छोटी दूरियों पर रखे हुए विभिन्न यंत्रों या उपकरणों के बीच बेतार संपर्क का साधन है ब्लूटूथ। तो करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का इसमें से कार्य कौन सा नहीं है, तो देखिए, आंकड़े यानी कि डेटा स्वीकार करने और इसे प्रोसेस करने का काम कंप्यूटर का है, और कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, डेटा को स्टोर भी करता है क्योंकि इसमें जो है मेमोरी लगी होती है। और देखिए, टेक्स्ट स्कैन करना, तो स्कैन करने का काम इसका नहीं होता, स्कैनर का होता है, जबकि इनपुट स्वीकार करना। तो ये सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, क्योंकि मूल कार्य नहीं पूछा जा रहा है। तो टेक्स्ट को स्कैन करने का काम कंप्यूटर का नहीं है, जब इसका काम है स्कैनर का है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है। तो देखिए, कंप्यूटर के 2 पार्ट बेसिकली होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली होता है जो प्रोग्राम होता है उसमें, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और हार्डवेयर होता है जो हार्ड पार्ट होती हैं, जो जिसको हम फील करते हैं, छूते हैं। तो देखिए, पावर पॉइंट आपको जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन होती है ये सॉफ्टवेयर होती है, और यहाँ पर प्रिंटर ड्राइवर जो होती है ये भी आपको सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है, जबकि कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या होता है, तो हार्डवेयर होता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशंस होता है, जो कि एक CPU का भाग होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि आय और व्यय, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आय और व्यय लेखा क्या होता है। तो आय और व्यय लेखा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है। तो एक देखिए, ये आय व्यय लेखा ही इसको बोलते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, आय व्यय लेखा, यानी कि आय और व्यय लेखा क्या होता है, तो आय व्यय लेखा ही होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वसीयतें साधारणतया किस रूप में होती है। तो होती है पूंजीकृत होती है तथा तुलन पत्र में ली जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा, यानी कि वसीयत एक पूंजीकृत संपत्ति होती है और तुलन पत्र में ही ली जाती है। तो करेक्ट आंसर ए ध्यान रखिएगा।
अब देखिए क्वेश्चन है कि परेषण यानी कि भेजे हुए माल पर असामान्य हानि किस लेख में क्रेडिट की जाती है। कि अगर भेजे हुए माल पर अगर असामान्य तरीके से हानि हो जाती है तो उसको किस क्रेडिट में जो है लिखा जाता है। तो उसको लिखा जाता है परेषण लेखा में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। परेषण लेखा ये होता है उसमें जो है लिखते हैं, तो इसको भी जरूर ध्यान रखना है। तो प्रेषण खाता में इसको लिख लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जब संयुक्त उद्यम के लिए वस्तुएं खरीदी जाती है तब राशि किस लेख में जो है दाखिल की जाती है, यानी कि नामांकित की जाती है। तो संयुक्त उद्यम लेखा में ही की जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। संयुक्त उद्यम के लिए है तो संयुक्त उद्यम में ही उसको जो है लेखा बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन है कि ऋण प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा है। तो ऋण प्रणाली के अंतर्गत जो शाखा लेखा है वो है आय व्यय लेखा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी आय व्यय लेखा। तो इसको ध्यान रखिएगा, सी आय व्यय लेखा होती है। तो इसको देखिए ऋण प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा जो है आय व्यय लेखा होता है। ऋण प्रणाली के अंतर्गत खाता लेखा आय व्यय लेखा प्रकृति का होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की लागत विभिन्न विभागों में किसके अनुसार प्रभाजित की जानी चाहिए। तो देखिए ये होती है हॉर्स पावर का यंत्र घंटों से गुणन करने के, यानी कि आपको ये जो विद्युत शक्ति निकालते हैं तो हॉर्स पावर का यंत्र घंटों से गुणन करके निकाला जाता है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम। तो देखिए कंपनी एक्ट जो 2013 की है वो किस अनुसूची के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं। तो अनुसूची थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि थर्ड अनुसूची में जो है कंपनी के वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं अंडर द कंपनी एक्ट 2013। क्वेश्चन है कि साझेदारी करार में कोई प्रावधान न होने की स्थिति में, यानी कि अगर कोई जो है साझेदारी की जाती है व्यक्तियों के बीच में तो उसमें अगर कोई भी देखिए प्रावधान न लिखा होने पर साझेदारों द्वारा लाभ और हानियाँ बांटी जाती है तो बराबर बराबर अनुपात में बांट दी जाती है। अगर कोई शर्त ही नहीं है तो बराबर बराबर बांट देंगे। देखिए क्वेश्चन है कि निर्माण कार्य समिति, सुरक्षा समिति और कैंटीन प्रबंधन समिति किसके उदाहरण हैं। यानी कि निर्माण कार्य का समिति, सुरक्षा का समिति और कैंटीन प्रबंधन का समिति ये किसके उदाहरण हैं। तो करेक्ट आंसर होगा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान। अब देखिए लग रहा होगा कि ये सब क्या क्वेश्चन है, तो दोस्तों पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसके टॉपिक्स जो हैं अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी, तो इस तरह से आपको लेबर लॉ ये सब आपको पढ़ने ही होंगे, तभी जो है आप ईपीएफओ में जो है ऑफिसर के रूप में लगेंगे। तो इसको थोड़ा सा मेहनत करके आपको ज़रूर पढ़ना है और इसके बुक के बारे में भी आपको बताऊंगा अगले कुछ वीडियो में, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फिलाडेल्फिया घोषणा है तो उसके अनुसार कौन सा एक आईएलओ के लक्ष्य और उद्देश्यों का भाग नहीं है। तो फिलाडेल्फिया की घोषणा हुआ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब बता सकते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर हेड क्वार्टर कहाँ पर है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। इसके हेड क्वार्टर बताइए। तो देखिए इसमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता सतत विकास हेतु अनिवार्य है, बिल्कुल सही है, ये भाग है इसका। किसी भी स्थान पर गरीबी हर एक स्थान पर संपन्नता के लिए खतरा है, बिल्कुल सही है। और गरीबी के खिलाफ जंग के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर इससे निरंतर उत्साह से लड़ा जाए, जो कि पूरी तरह से सरकार का दायित्व है। तो देखिए श्रमिक एक वस्तु नहीं है, ये इसका भाग नहीं है। तो श्रमिक एक वस्तु नहीं है, ये इसके घोषणा के जो है एक भाग नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 कार्यमूलक प्रकार हैं। तो देखिए 5 कार्यमूलक प्रकार कौन कौन सा है, किसके द्वारा। तो रॉबर्ट हॉक्सी द्वारा चिन्हित संघवाद के 5 हैं। तो अनुकूल संघवाद, निर्भरता संघवाद, व्यापार संघवाद, स्वार्थ चालित संघवाद और क्रांतिकारी संघवाद। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, तो विकासवादी संघवाद नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी एक प्रक्रिया है जिसमें किसी औद्योगिक विवाद में शामिल कामगारों एवं नियोक्ता के प्रतिनिधियों को एक तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के समक्ष एक साथ लाया जाता है और उसकी मध्यस्थता के द्वारा वे परस्पर संतोषजनक सहमति पर पहुंचते हैं, तो उसको सुलह बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो, यानी कि देखिए यानी कि औद्योगिक विवाद में अगर जो कामगार हैं और नियोक्ता के बीच में जो अगर कुछ अनबन हो जाती है तो एक तीसरे व्यक्ति के पास ले जाया जाता है, जिसके समक्ष जो है मध्यस्थता की जाती है, तो उसको सुलह बोलते हैं। ये आपको
ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि औद्योगिक नियोजन यानी कि स्थायी आदेश अधिनियम 1946 में लाया गया था, जिसके अंतर्गत सत्यापित किसी अस्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वचन से संबंधित प्रश्नों की विचारार्थ किसे भेजा जा सकता है। तो देखिए श्रम न्यायालय को भेजा जाता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि औद्योगिक नियोजन जो अधिनियम है 1946 का, जिसके अंतर्गत सत्यापित किसी अस्थायी आदेश के अनुप्रयोग या निर्वचन से संबंधित प्रश्नों में अगर विचार करना है कुछ, तो श्रम न्यायालय द्वारा जो है किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 कथन दिए हुए हैं। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, साइंस का क्वेश्चन भी अच्छे से पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो देखिए पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर लगने वाला बल क्रिया है, जबकि चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर लगने वाला बल प्रतिक्रिया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि पृथ्वी के कारण जो चंद्रमा पर बल लगता है वो क्रिया है, जबकि उल्टा अगर कर दीजिएगा कि चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर लगने वाला बल प्रतिक्रिया है। और प्रत्येक क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। तो ये बिल्कुल सही है और इसका सही व्याख्या है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण कथन 2 है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि यह एक सामान्य अवलोकन है कि यदि हम एक गिलास हिमजल एक मेज पर कमरे के तापमान पर रख दें तो हिमजल उष्ण हो जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा। तो ऊष्मा एक ऊर्जा है जो कि एक प्रणाली और उसके वातावरण के बीच प्रवाहित होती है और उनके बीच तापमान का अंतर होता है। तो देखिए ऐसा जो है इसलिए होता है क्योंकि जब पानी से भरे गिलास का तापमान करीब, क्योंकि हिमजल है, ध्यान रखिएगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और कमरे का तापमान तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऊष्मा में जो डिफरेंस के कारण जो है, यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जैसा कि देख पा रहे होंगे, क्योंकि ऊष्मा भी एक तरह का ऊर्जा है और जो है एक जो है टेम्परेचर से, यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो है ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो इसका सटीक यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है कथन 2 कथन 1 का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं और आगे इसी तरह से पार्ट चलते रहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 2017 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, 2021 का मैंने करवा दिया है, 2015 का है, 2012 का, 2004 का सब पेपर डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।